नमस्कार बच्चों। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि थोड़ा सा तकनीकी परिवर्तन के कारण डिले हुआ मेरा वीडियो आने में, लेकिन अब आगे से ये डिले नहीं होगा क्योंकि अब जो चेंज हमें जो आपकी डिमांड के अनुसार करना था वो कर लिया है। जैसा कि आप देख रहे होगे, अब मैं जो मैप की सीरीज़ शुरू किया था जिसमें मैप का मैंने पहला वीडियो आपके सामने बनाया था और उसमें आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैप की पहला वीडियो ज़रूर देख लें। उसके बाद ही ये सेकंड जो मैप का सीरीज़ है, सेकंड मैप का जो वीडियो है उसको देखें, क्योंकि हमने बात की थी उसमें टाइप्स ऑफ मैप क्या है, मैप क्यों पढ़ते हैं और मैप को हमें कैसे कैसे स्टडी करना है, ये हमने पहले वीडियो में बात की थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जिनकी हमें स्टडी करनी है, उसके पॉलिटिकल पार्ट और उसके फिजिकल पार्ट की। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं मैप की सेकंड वीडियो, जिसमें पहले हम जिस कॉन्टिनेंट को आधार बनाएंगे उसका पीछे जैसे आप पिक्चर देख रहे होगे, ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अब मैंने साउथ अमेरिका को ही क्यों चुना, तो इसकी वजह पहले थोड़ा देख लेते हैं कि अगर हम जाएं कि सारे अर्थ के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट्स की अगर पिक्चर्स को हम देखते हैं तो ये है, देखिए कॉन्टिनेंट्स। और इन कॉन्टिनेंट्स में अगर देखा जाए तो साइज के हिसाब से अगर सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जिसको हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर जो कॉन्टिनेंट आता है वो एशिया आता है। नंबर 2 पर जब हम बात करते हैं तो अफ्रीका, ये दूसरा नंबर का कॉन्टिनेंट है। और नंबर 3 पर जब हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका, 4 पर साउथ अमेरिका और 5 पर अगर हम लें तो ये साउथ अमेरिका के बाद अंटार्कटिका, ये नीचे जो दिख रहा है आपको ये अंटार्कटिका, ये 5 नंबर पर। और 6 नंबर पर हम यूरोप को लेते हैं, 6 नंबर पर। और 7वें नंबर पर साइज में जो आता है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। चूंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि अब कॉन्टिनेंट 7 ना होकर के 8 हो गए हैं और ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड हो चुका है कि कॉन्टिनेंट 7 नहीं है, 8। तो 8वां जो कॉन्टिनेंट जीलेडिया, जिसको आप ऑस्ट्रेलिया के अगर ईस्ट में जाएंगे तो जिसमें न्यूजीलैंड दिख रहा है आपको, न्यूजीलैंड के इधर ऊपर वाला पार्ट, इसको एक नया कॉन्टिनेंट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है जीलेडिया, जीलेडिया। और ये हम इसको नंबर 8वां देते हैं। अब चूंकि इनमें से मुझे किसी एक कॉन्टिनेंट को सिलेक्ट करना था तो अब आप जानते ही हैं कि हमें एशिया को शुरुआत करते हैं तो ये काफ़ी बड़ा है और शुरुआती जो कॉन्टिनेंट बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, आपको बड़ा बोझ बन सकता है आपके लिए। सबसे छोटा लें तो वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि ज़्यादा हल्के से चलेंगे। तो चूंकि हमने मिडिल पाथ का इस्तेमाल किया और 8 में जब हम मिडिल पे आते हैं, मीन निकालते हैं, तो हमारे नंबर जो आते हैं या तो हम 4 नंबर को ले सकते हैं, 4th नंबर को, या फिर 5th नंबर को ले सकते हैं। चूंकि 5th नंबर का कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है, उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि उसमें लोग या देश नहीं है, वहाँ केवल साइंटिस्ट जाते हैं स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए मिडिल पाथ का इस्तेमाल करते हुए जब भी कोई भी समस्या आती है तो गौतम बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है उसको हमें फॉलो करना चाहिए और वो हमारी समस्या का सॉल्यूशन देता है। तो इसी आधार पर हमने सेलेक्ट किया कौन सा कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। जैसा कि आप इस कॉन्टिनेंट को देख रहे होंगे, इसकी ये खास शेप बनी हुई है और ये अगर ज्योमेट्रिकल शेप में अगर हम इसको देखें तो इसका ऊपर वाला पार्ट जो है बेस बन जाता है अगर ट्रायंगल का, और नीचे वाले पार्ट को अगर 2 साइड्स बना लें तो इसकी शेप जो है ट्रायंगुलर शेप, यानी हम कह सकते हैं कि साउथ अमेरिका देखने में कैसा लगता है तो ट्रायंगुलर शेप में नज़र आता है। तो ये था साउथ अमेरिका। तो अब हमारी सीरीज़ का जो पहला कॉन्टिनेंट जिसके पॉलिटिकल सिनारियो को पढ़ेंगे, ओवरऑल मैंने बताया था कि 2 पार्ट में कॉन्टिनेंट की स्टडी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल। तो हम पहले पॉलिटिकल वाले सिनारियो में पढ़ेंगे तो साउथ अमेरिका को लेंगे। तो ये है हमारा साउथ अमेरिका। अब इसके बाद अब नेक्स्ट हम देखें कि साउथ अमेरिका की सबसे पहले लोकेशन को जज करते हैं कि लोकेशन में किस आधार पर हम तय करेंगे कि कौन से गोलार्ध में आता है। इसकी स्टडी करने के लिए अगर हम देखें तो ये है जो है ग्लोब। अब ग्लोब में जब भी हम किसी भी कॉन्टिनेंट या कोई भी प्लेस लोकेशन डिसाइड करते हैं तो उसमें 2 इमेजिनरी लाइंस, जिनमें एक होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतर, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड्स। अक्षांश को, ये अक्षांश रेखाएं जो हॉरिजॉन्टल बनी होती हैं, लैटिट्यूड 0 डिग्री वाली लाइन जो इस ग्लोब यानी अर्थ को 2 पार्ट में, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पार्ट। और देशांतर जिनको लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, ये इसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर EH यानी पूर्वी गोलार्ध और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ग्लोब में ये साउथ अमेरिका की लोकेशन है। और अगर हम इसको तय करें कि ग्लोब में ये कहाँ पर अक्षांश और देशांतर के हिसाब से किस पार्ट में आता है, तो उत्तरी
पहले इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की पोजीशन देखें कि कहाँ पर है लैटिट्यूड और कहाँ पर इसका लॉन्गिट्यूड। तो जैसे मैं अगर ये बनाऊँ इसका ऊपर वाला लाइन्स जैसे ऐसे करते हुए, तो ऊपर में इसको जो सबसे आउटर लाइन होगी ये लाइन हमने इसकी बनाई, और इसकी सदन सबसे लास्ट जो इसका पॉइंट है उसमें अगर हम लाइन बनाते हैं तो ये देखें तो बीच की पहले जीरो वाली लाइन को देखें कहाँ पर निकल के जाती है। तो जीरो वाली लाइन इसकी यहाँ से, जैसे ये जीरो वाली लाइन ऐसे निकलती हुई जाती है, तो जीरो से ऊपर साउथ अमेरिका का ये थोड़ा सा हिस्सा है, मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में छोटा सा हिस्सा आता है कहाँ तक, तो इसको हम कह सकते हैं ये आता है केवल जो है 12 डिग्री 12 डिग्री नॉर्थ तक। अगर साउथ में नीचे देखें तो ये कहाँ तक जा रहा है, तो साउथ में अगर हम देखें तो इसका लास्ट पॉइंट जो है ये है जिसको केप हॉर्न कहते हैं, और ये 55 डिग्री साउथ, यानी इट मीन्स इसका मोस्टली पार्ट आप देख रहे होंगे सदर्न हेमिस्फीयर, साउथ वाले हेमिस्फीयर में आ रहा है। और अगर हम इसको लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, तो उसको आप देखते हैं कि बीच की अगर लॉन्गिट्यूड की लाइन से इसमें नहीं है, क्योंकि बीच की लाइन जो है इसकी इधर आ रही होगी कहीं। अब इसका पहले एक्सपेंशन में लॉन्गिट्यूड देखें कहाँ से शुरू होता है, तो ये बेस्ट वाली लाइन ये है, और इस लाइन को मैं लास्ट वाली लाइन बनाऊं तो ये है इसकी 35 डिग्री वेस्ट, 35 डिग्री वेस्ट। और इधर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 35 से आगे बढ़ते जाएंगे तो इसकी लास्ट इधर की जो लाइन इसको लॉन्गिट्यूड वाली टच करती है ये है इसकी 81 डिग्री वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साउथ अमेरिका है ये 35 डिग्री और 81 डिग्री दोनों ही वेस्ट में पड़ रहा है। तो इसका मोस्ट ऑफ मतलब ये पश्चिमी गोलार्ध जिसको हम कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, इसी में पूरा साउथ अमेरिका वाला हिस्सा आता है। तो ये तो हुआ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर आपको बताना हो कि कौन से गोलार्ध में आता है, तो इसको आप बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में इसका छोटा सा पार्ट, दक्षिणी गोलार्ध में इसका मेजर पार्ट, और अगर लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताना हो तो इसका पूरा का पूरा हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध में आता है। अब हम देख लेते हैं कि इस कॉन्टिनेंट के अगर वेस्टर्न इसके कोस्टल वाले पार्ट में जाएं, तो कोस्टल वाले पार्ट को जानने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को और नज़र कर लेते हैं कि लैटिट्यूड्स लाइंस जो होती हैं जिनको अक्षांश रेखा लैटिट्यूड्स लाइंस, तो उनमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये है इसकी 12 डिग्री वाली लाइंस, ये वाली लाइन आप देख रहे होंगे, ये है इसकी 12 डिग्री वाली लाइंस, 12 डिग्री वाली लाइंस। और इसको थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम देखना चाहें तो ये आप इसको बड़ा करके थोड़ा सा देख सकते हैं कि इसकी 12 डिग्री वाली लाइंस ये है जो मैंने अभी आपको दिखाई 12 डिग्री वाली। फिर इससे नीचे आ रहे हैं सबसे लास्ट वाली लाइन जिसको मैंने कहा आपको 55, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं आप, ये 55 डिग्री वाली लाइन है, 50 से नीचे 55, क्योंकि इसका लास्ट पॉइंट केप हॉर्न, ये जो आप देख रहे हैं हॉर्न का मतलब होता है कि कोई भी लैंड मासेस अगर कॉनिकल शेप में जो ओशन की तरफ जाते हुए दिखता है तो उसको हम हॉर्न के नाम से, जैसे और भी हॉर्न आप देखेंगे अफ्रीका में भी हॉर्न है, जैसे हमारे इंडिया का नीचे वाला पार्ट भी हॉर्न वाला बनता है, तो इस तरह से ये हुआ केप हॉर्न। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है लैटिट्यूड्स में अक्षांश रेखा में, तो एक तो आती है 0 डिग्री जिसको इक्वेटर लाइंस कहते हैं। तो इक्वेटर लाइन जैसे आप देख रहे हैं ये है इक्वेटर वाली लाइंस, ये लाइन किन किन देशों से होके गुजरती है, तो इस लाइन में देख रहे हैं इक्वेटर वाली लाइन में 0 डिग्री वाली लाइन में इक्वाडोर एक देश है, इक्वाडोर। दूसरा उसके बाद देखते हैं तो कोलंबिया दूसरा देश है, तो ये हुआ कोलंबिया दूसरा देश। तीसरा देश ब्राज़ील, यानी इट मीन्स ये 3 देशों से, जैसे ये देश आपको दिख रहा है ये इक्वाडोर हुआ, ये दूसरा देश दिख रहा है ये हुआ कौन सा कोलंबिया, और तीसरा देश जो इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा कंट्री है वो हुआ कौन सा ब्राज़ील। तो ये ब्राज़ील से, तो एक तो हमें ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी लाइन इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि साउथ में मकर रेखा कैप्रिकॉर्न आती है और नॉर्थ में कर्क रेखा आती है, तो दक्षिण अमेरिका का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो साउथ में है। तो यहाँ पर जो 23.5 डिग्री वाली जिसको हम कहते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स, इसको हम कहते हैं साउथ लगा दें इसके साथ तो बन जाएगी ये मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न लाइंस। तो कैप्रिकॉर्न लाइंस को देखें, ये लाइन जो गुजर के जा रही है
तो उनमें पहला देश आता है चिली, ये पतला सा जो देश बना हुआ है चिली। उसके बाद दूसरा कंट्री जो पड़ रहा है इसमें अर्जेंटीना, ये दूसरा देश इसमें अर्जेंटीना। और तीसरा देश अर्जेंटीना को आगे पार करते हैं तो ये पराग्वे, ये बना हुआ एक पराग्वे देश। और चौथा कंट्री जो इसमें आ रहा है वो ब्राजील। इट मीन्स ये 4 देश, 4 कंट्रीज जिनसे होके गुजरती है, जिनको आपको मैं अपनी पीपीटी में आपके लिखे हुए देशों के नाम है, तो आपको दिमाग में बस मैप को पहले सेट करो कि पहले कौन सा देश पड़ेगा, चिली, फिर दूसरा सेकंड नंबर पर अर्जेंटीना, थर्ड नंबर पर कौन सा पड़ेगा तो पराग्वे, और फोर्थ नंबर पर पड़ेगा ब्राजील। तो ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में जो हमारी लैटिट्यूड्स लाइंस हैं। कौन सी? लैटिट्यूड्स लाइंस। अब आ जाते हैं हम दूसरी वो लाइंस जिनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं अगर देखें तो उनमें कौन सी लाइन को महत्वपूर्ण माने, यहाँ कोई इंपॉर्टेंट लाइंस? तो चूंकि यहाँ न तो जीरो वाली लाइन है, क्योंकि ये हमने अभी बात की कि 35 डिग्री वेस्ट से शुरू होता है और 81 डिग्री वेस्ट तक रहता है इसका एक्सपेंशन। तो इस एक्सपेंशन में 81 डिग्री वाली लाइन ये दिख रही है यहाँ पर, और 35 डिग्री वाली लाइन इधर हो गई, ये वाली लाइन 35 डिग्री है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी हो सकती है? तो हम मिड लाइन को इंपॉर्टेंट लाइन मान। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि दक्षिण अमेरिका के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो आप इसको मध्य की लाइन को अगर देखें तो अप्रॉक्स 60 डिग्री वाली जो लाइन है ये इसकी मिड लाइन है। तो हम कह सकते हैं इसके बीच में 60 डिग्री वेस्ट लाइन को हमें ध्यान रखना है जो साउथ अमेरिका के वेस्ट से होके गुजरती है। तो ये रहा हमारा पहला जो हमने समझा कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर। अब दूसरी चीज़ जो इसमें समझने लायक है वो हमें ये समझने वाली है कि इसके अंदर ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है, क्योंकि लोकेशन में सबसे पहले जानना जरूरी है कि कोई भी कॉन्टिनेंट अपने बॉर्डर में किस किस पार्ट को टच करता है। तो बॉर्डर जब भी हम देखें कॉन्टिनेंट का बॉर्डर वाला पार्ट, तो हम ऐसे डायरेक्शन वाइज इसका बॉर्डर डिसाइड करेंगे कि इसके नॉर्थ में कौन आता है बॉर्डर में, और इसके साउथ में कौन आता है, ईस्ट में कौन है इस महाद्वीप के, और वेस्ट में कौन है। तो पहले आप ईस्ट से देखो, ईस्ट का जब आप पार्ट देख रहे होगे तो इसमें इस कॉन्टिनेंट को अगर हम देखें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिसको देखने के लिए आपको आसान हो जाएगा कि इसका ईस्ट वाला पार्ट, ईस्ट हम इधर कहते हैं, वेस्ट हम इधर कहते हैं। तो इधर कौन सा ओशियन आपको नजर आ रहा है? तो ये है अटलांटिक। 2 पार्ट में लिखा है नॉर्थ अटलांटिक और एक लिखा है साउथ अटलांटिक। मींस अटलांटिक ओशियन जो हम कह सकते हैं यहाँ का ये वाला पार्ट ईस्ट को कवर करता है। वेस्ट में कौन सा को? तो वेस्ट में इसका पैसिफिक, प्रशांत महासागर इसको कवर करता है। ईस्ट और वेस्ट हमने अटलांटिक, इधर का अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया पीसी। अब उसके बाद साउथ में चले तो साउथ में अगर हम देखेंगे तो अटलांटिक और पैसिफिक दोनों कन्वर्ज करते हैं। इट मीन्स साउथ वाले पार्ट में इसका अटलांटिक, इधर साइड में अटलांटिक है और इस साइड में पैसिफिक है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो फिर इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये एक कॉन्टिनेंट है जिसको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो अब बात आती है कि डिवाइड करने वाला अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कौन सा प्लेस है जिसको हम कहते हैं ड्रैक पैसेज। ये एक ड्रैक पैसेज का एरिया है जिसको मैं आपको ये जो 60, जो कि इसमें मैप में थोड़ा 60 डिग्री वाली जो लाइन है, 60 डिग्री साउथ, इस रीजन से गुजर के जाती है ड्रैक पैसेज। ये वाला जो पार्ट है 60 से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, 60 से नीचे सदर्न ओशियन आता है, दक्षिणी महासागर, जिसको हम 5वां महासागर बोलते हैं। तो वो इसके नीचे है। उसके बाद आता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ये वो रीजन है, लगभग 1000 किलोमीटर का चौड़ाई का रीजन है जिसको ड्रैक पैसेज के नाम से जानते हैं। दुनिया में ये एक खतरनाक जगह, डेंजरस जगहों के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स चलती है, ओशनिक वेव्स, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेव चलती हैं। तो कई मीटर ऊंची लहरें यहाँ पर उठती हैं। तो ये था साउथ वाला पार्ट। अगर हम वेस्ट में के बाद नॉर्थ में जाएं तो नॉर्थ का पार्ट आप देख रहे हैं, छोटा सा हिस्सा इसका टच कर रहा है किससे? नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका छोटा सा पार्ट। और इधर ऊपर में अटलांटिक का ये पार्ट है, एक छोटा सा सी, जिसको हम कहते हैं कैरिबियन। कैरिबियन के नाम से एक सागर, तो हम कह सकते हैं कैरिबियन हो गया इधर, कैरिबियन, और
दूसरा हो गया नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, तो ये इसके नॉर्थ में है। तो इस तरह से हमने इसके बॉर्डर पार्ट को स्टडी किया कि एक बार नज़र डाल लें, ईस्ट में अटलांटिक, वेस्ट में पैसिफिक, नॉर्थ में कैरिबियन और उत्तरी अमेरिका को टच कर रहा है, और साउथ में इसका जो अंटार्कटिका को अलग करने वाला जो रीजन है, उस रीजन को हम कहते हैं कौन सा, ड्रैक पैसेज, उसके नाम से जाना जाता है। तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, और अगला सेगमेंट है इसके साइज को समझना कि कितना बड़ा है ये कॉन्टिनेंट्स। अगर हम इसके साइज को समझना चाहते हैं तो इसके साइज में जैसे हम देखें तो इसके साइज के अंदर पहले इसको उठा देते हैं कि इस साइज दो आधारों पर हम तय करेंगे, एक तो एरिया के हिसाब से कितना बड़ा है ये, और दूसरा हम देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से। तो साइज जब भी हम किसी कॉन्टिनेंट का तय करते हैं तो उसमें एक तो क्षेत्रफल एरिया, और दूसरा वहां पर पॉपुलेशन की संख्या। बाकी चूंकि पहले हम कंपैरिजन करेंगे दूसरे कॉन्टिनेंट से, तो क्षेत्रफल अगर हम देखें तो पहले तो देखिए शेप, अभी मैंने आपको बताई थी शेप को कि इसका ट्रायंगुलर शेप है, ऊपर ये बेस और इस तरह से ये बना हुआ है, ये शेप तो हमने कहा ट्रायंगुलर शेप हुई। अब एरिया जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका एरिया लगभग है 1.78 स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि एरिया को हम स्क्वायर किलोमीटर में लिखेंगे, या इसको 17 अगर मिलियन में हमें बताना है तो 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं। तो ये इसका एरिया है। इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि लगभग हम कह सकते हैं, सॉरी ये इसमें यहाँ CR और लगाएंगे आप, करोड़ किलोमीटर। ये मैंने मिलियन में लिखा है, ये करोड़ में लिखा है। तो कभी कभी हम अंग्रेजी यूरोपियन वाली टर्मोलॉजी में देखते हैं तो मिलियन में ज़्यादातर, और अपनी देसी इंडियंस में देखते हैं तो करोड़ लाख, इसमें हम स्टडी करते हैं। तो इसको करोड़ में जानना जरूरी है कि हाँ ये एरिया। अगर इसको कंपेरिजन करें थोड़ा सा कि ये एरिया बाकी कॉन्टिनेंट में उस हिसाब से कौन से नंबर पर आता है, तो एरिया के हिसाब से इसका नंबर है 4th पोजीशन, 4थे स्थान पर। और थोड़ा भारत से भी इसका तुलना करें, इंडिया का हम जानते हैं लगभग 32,87,000 या 283 आप स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनाते हो, तो लगभग 33 लाख। इंडिया का लगभग 33 लाख है। भारत को अगर आप 33 लाख मानते हैं तो ये अगर इंडिया के एरिया से आप तुलना करें तो इसको कितना गुना लगभग जा रहा है ये, तो हम कर सकते हैं कि अगर 33 लाख है तो लगभग अप्रॉक्स 5 टाइम्स यानी 5 गुना करीब एरिया भारत से इसका बड़ा है। ये है इसका क्षेत्रफल। लेकिन क्षेत्रफल में कभी कभी क्वेश्चन ये भी रहता है कि एरिया के हिसाब से इसमें जो कंट्री है वो सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो देख रहे होगे आप, एक कंट्री इसमें ऐसा है कि जो इसके आधे, लगभग आधे पार्ट पर, यानी अगर मैं 17.8 मिलियन कहूं तो उसका हिस्सा लगभग 8.5 मिलियन पर है। इट मीन्स आधे हिस्से पर, और वो देश है ब्राजील। ब्राजील वो देश है जो इसके आधे हिस्से पर आता है। तो एरिया में सबसे बड़ा ऑब्वियसली आपको दिख रहा है ब्राजील, नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर एरिया में हम डिसाइड करेंगे तो सेकंड नंबर पर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला दूसरा देश जिसका नाम है अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना जो दिख रहा है ये सेकंड। तो पहले 2 देश कम से कम याद रखना जरूरी है, पहला एक ब्राजील और सेकंड नंबर पर अर्जेंटीना। अब ये तो एरिया, अब लेते हैं पॉपुलेशन, यानी इट मींस अब हम इसकी पॉपुलेशन को समझते हैं कि पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा पार्ट इसका जो है, इसको थोड़ा छोटा करके इसको पॉपुलेशन को समझते हैं क्योंकि इसकी कम जरूरत है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जब हम तुलना करें तो पहले तो जान लें इसकी पॉपुलेशन है कितनी। तो इसकी टोटल पॉपुलेशन जो आती है वो है 42.2 के लगभग। ये 2020 के आसपास का जो सेंसस का लगभग डाटा है, 20 या 22 के करीब। तो हम मान लेते हैं कि 42 करोड़ इतने लोग यहाँ पर रहते हैं। अब आप तुलना कर सकते हैं कि जो एरिया में भारत से 5 गुना बड़ा है उसकी जनसंख्या भारत में 140 करोड़, इंडिया में 140 CR के लगभग होने वाली है पॉपुलेशन। और जब यहाँ पॉपुलेशन है वो 42, तो ये 1/3 से भी कम पड़ता है, यानी 1/3 भी लगभग पॉपुलेशन भारत की नहीं बनती। तो पॉपुलेशन कम है यहाँ पर। और अगर इसके हिसाब से कंट्री देखें तो ब्राजील वही देश जिसको अभी आपने तय किया था कि फर्स्ट पोजीशन पर, तो ब्राजील पहला हो जाएगा। लेकिन बट सेकंड नंबर का कंट्री अर्जेंटीना नहीं होगा। सेकंड नंबर का जो कंट्री है वो है कोलंबिया। ये इसका दूसरा देश है जिसको हम कह सकते हैं पॉपुलेशन में सेकंड नंबर पे आता है। तो इस तरह से
पॉपुलेशन में भी हमें ध्यान रखना है कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी पूरे कॉन्टिनेंट की जितनी पॉपुलेशन है उसका लगभग आधी जनसंख्या ब्राज़ील में रहती है। तो क्षेत्रफल भी आधा लगभग ब्राज़ील के पास है और पॉपुलेशन भी लगभग आधी किस देश के पास है, ब्राज़ील के पास है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के हिसाब से ये भी तुलना करें कि ये कॉन्टिनेंट कौन से नंबर पे आता है, तो ये 5th नंबर पे आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है कि 4th नंबर पर एरिया के हिसाब से, यानी मीन्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मीन्स 4थे नंबर पर, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये 5वें नंबर पर आता है। तो इस तरह से ये जो डाटा है हमारा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा। इसमें साइज का हुआ, तो साइज में एरिया और पॉपुलेशन दोनों को हमने क्लियर किया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट, और वो है इस कॉन्टिनेंट के अंदर आने वाले कंट्री और उनकी कैपिटल को समझते हैं। तो कंट्री और कैपिटल को हम समझते हैं, तो इसके लिए यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको सामने दिख रहा होगा कि ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो बना है मैप, इसमें आपको वो सारे देश भी दिखेंगे और साथ ही साथ उनकी जो कैपिटल वो भी लिखी हुई दिख रही होगी। तो पहले हम मैप में देखने से पहले ये जान लें कि कितने देश आते हैं इस कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अगर हम इस कॉन्टिनेंट के अंदर देशों को देखना चाहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ कंट्रीज, देशों की संख्या, तो सॉवरेन के आधार पर, यानी संप्रभु देश, जो देश पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किसी दूसरे के अधीन नहीं आते, उन्हें सॉवरेन कंट्री कहते हैं, संप्रभु देश। तो उनकी संख्या को हम मानते हैं 12 देश इसमें आते हैं। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि 2 देश इसमें और इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें एक देश पनामा, जो इसके ऊपर में ये दिख रहा होगा पनामा, और एक देश जो है इसके ऊपर और आगे जाएंगे तो वहाँ पर पड़ता है ट्रिनिडाद टोबैगो। यानी पनामा और ट्रिनिडाद टोबैगो को अगर वो शामिल कर लेते हैं तो इनकी संख्या फिर वो 14 बोलने लगते हैं। लेकिन जनरली आपको ध्यान रखना है कि कभी अगर देश आते हैं, संख्या में पूछे जाते हैं, तो आप सॉवरेन कंट्री साउथ अमेरिका के 12 देशों को जनरली सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो 12 देश तो हुए इसके सॉवरेन कंट्री। अब मैं सॉवरेन वर्ड क्यों लगाया हूं, तो इसका मतलब कुछ देश, कुछ टेरिटरी क्षेत्र ऐसे भी हैं जो किसी दूसरे देशों की पार्ट हैं और वो देश इसका हिस्सा नहीं है। इट मीन्स वो टेरिटरी कहाँ से जुड़ी हुई है, किस देशों से जुड़ी हुई है, तो यूरोप के देशों से। तो यूरोप के देश में जैसे एक तो यूके, ब्रिटेन, जिसने दुनिया पर राज किया है लगभग एक बड़े हिस्से पर, तो आज भी इसकी कुछ टेरिटरी जो है यूके के बाहर भी पड़ी हुई है। और दूसरा देश अगर हम देखें तो वो फ्रांस, तो उसकी टेरिटरी भी यहाँ पर मौजूद मिल जाएगी। फ्रांस की टेरिटरी, इसने भी राज किया है तो इनकी भी कुछ टेरिटरी यहाँ पर है। इसी तरह एक तीसरा देश, उसकी टेरिटरी नीदरलैंड एक देश है, उसकी भी टेरिटरी मिल जाती है। तो अब हम ये जो टेरिटरी को देखते हैं, तो पहले टेरिटरी देखो कौन कौन सी जो है डिपेंडेंट टेरिटरी हैं। ये डिपेंडेंट है, दूसरे डिपेंडेंट हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे देशों पर निर्भर है। तो यूके की अगर हम टेरिटरी बात करते हैं तो उनमें आपको दिख रहा होगा फॉकलैंड आइलैंड। ये फॉकलैंड आइलैंड जो है यूके का पार्ट है। एक समय इस क्षेत्र को लेकर, फॉकलैंड को लेकर के, ये अर्जेंटीना और यूके के बीच में संघर्ष भी हुआ था। तो फिर बाद में संघर्ष लंबे समय तक चला। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि फॉकलैंड को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद हुआ, तो यूके और अर्जेंटीना। फिर फाइनली ये तय हुआ दोनों के बीच में कि हम फॉकलैंड को रेफरेंडम करा के वहाँ के लोगों से पूछ लेते हैं कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से कॉलोनी था पहले यूके की और अर्जेंटीना इस पर अपना दावा करता था टेरिटरी बगल में होने के नाते। तो फिर जब रेफरेंडम कराया गया तो मोस्ट ऑफ पीपल, मोर देन 90% से ज़्यादा लोगों ने इसको पक्ष में दिए यूके के। तो करंट में अब ये विवाद खत्म हो गया है। फॉकलैंड जो है किसके अंडर में आता है, यूके। इसी तरह फॉकलैंड के इधर जाएंगे हम अटलांटिक में, तो 2 टेरिटरी और हैं जिनको हम साउथ जॉर्जिया और साउथ सैंडविच आइलैंड्स, ये 2 आइलैंड्स अलग अलग जो आपको दिखेंगे यहाँ पर इस जगह पर। साउथ एक तो जॉर्जिया के नाम से है, साउथ जॉर्जिया, और एक साउथ जो है सैंडविच आइलैंड, जिसको आप खाते रहते हैं सैंडविच, उसके नाम से आइलैंड्स है। तो ये दोनों टेरिटरी भी अभी करंट में यूके के पास ही है।
तो इस तरह से यूके की 3 टेरिटरी हो गई, ये फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया और साउथ जो है सैंडविच, ये आउटसाइड में, मेनलैंड से आउटसाइड में आती हैं, राइट। इसी तरह कुछ टेरिटरी इसी में अटलांटिक वाले पार्ट में हम देखते हैं तो नीदरलैंड की भी है। तो नीदरलैंड की टेरिटरी जैसे कि मैंने आपको, आप पीपीटी में देख सकते हैं, एबीसी नाम से एक आइलैंड्स हैं, एबीसी आइलैंड्स जो नीदरलैंड के हैं। असेंशन नाम से एक आइलैंड्स है, वो आप देख सकते हैं नीदरलैंड का है। तो इस तरह से आप उस टेरिटरी को देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेरिटरी जैसे फ्रांस की टेरिटरी इसके इंटरनल वाले पार्ट में है, मतलब मीन्स इसके मुख्य भूमि वाले पार्ट में। तो वो जो आप देख रहे होंगे, ये एक लिखा है यहाँ फ्रेंच गुआना, जिसकी कैपिटल लिखी है कैने मतलब इसकी राजधानी है। ये एक स्वतंत्र देश नहीं है, चूंकि फ्रेंच वर्ड से ही समझ जाना ये फ्रांस की टेरिटरी है। इस तरह से फ्रांस की टेरिटरी फ्रेंच गुआना। और आपने देखा होगा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के ज़्यादातर जो जब सैटेलाइट लॉन्च होते हैं तो वो कोरू एक सेंटर है, कोरू, जहाँ से वो लॉन्च करते हैं। जैसे हम श्रीहरिकोटा से करते हैं आंध्र प्रदेश में, तो वो कोरू से करते हैं। तो कोरू सेंटर कहाँ पड़ता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का? तो वो इसी में पड़ता है, फ्रेंच गुआना में। यहीं से वो स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो इस तरह से ये तो हो गई डिपेंडेंट टेरिटरी, जिनको हमने समझा डिपेंडेंट टेरिटरी को। तो अब इनको हम हटा देते हैं कि डिपेंडेंट टेरिटरी, चूंकि ये मेरा पीपीटी वाला जो नोट्स है उसमें आप इसको सब लिखा हुआ नोट्स बाद में नोट कर लेना। अब इसके बाद आते हैं 12 सॉवरेन कंट्री। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि मैप में आपका परिचय होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन सी जगह कहाँ पर हैं, तभी हम उनको अच्छी तरह उनके बारे में जान पाएंगे। तो अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़, पहले मेन देखो कंट्रीज। तो सबसे बड़े कंट्री को सबसे पहले गौर करते हैं, जो अभी हमने डिस्कशन किया कि सबसे बड़ा कंट्री जिसका नाम है ब्राज़ील, उसका ये बॉर्डर है। और ये बॉर्डर जो है कई देशों से टच करता है। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिका के किन किन देशों से टच करती है। तो अगर हम इस 12 देश में से को 2 देश हटा दें तो बाकी सभी, यानी 2 देश हटा देते हैं तो 10 देश रह जाते हैं, और एक ब्राज़ील, तो मीन्स 9 रह जाएंगे। तो 9 देश, इट मीन्स यहाँ पर 9 देशों की सीमा इससे टच कर रही है। और इंटरनल टेरिटरी फ्रेंच भी करता है टच। तो यहाँ देखिए ब्राज़ील से टच करने में ये फ्रेंच गुआना के बाद सूरीनाम और दूसरा देश गुआना। ये देश हम लगभग इनके बारे में कह सकते हैं, सूरीनाम और गुआना के बारे में, कि ये वो देश हैं जहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन 1/4 के आसपास, लगभग 1/4 पॉपुलेशन यहाँ की हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है। और करंट में जो प्रेसिडेंट हैं इन दोनों के, जैसे गुआना का जो प्रेसिडेंट है वो इरफान अली करके है, वो भारतीय मूल का कहा जाता है, जिसको हमने 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मान दिया था। और दूसरा सूरीनाम, इसके जो राष्ट्रपति है, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो चंद्र प्रसाद संतोषी। तो चंद्र प्रकाश संतोषी जो थे वो भी भारतीय मूल के हैं। तो ये भी प्रवासी भारतीयों में इनको भी सम्मानित किया गया है कई बार। तो इस तरह से इनको हम मिनी इंडिया के तौर पर बोल देते हैं। और यहाँ की पॉपुलेशन में एक बड़ा समुदाय इंडियन कम्युनिटी का आता है, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो ये हमें तीसरा आता है वेनेजुएला। फिर उसके बाद हम चले कोलंबिया देश, और इक्वेटर अभी हमने चर्चा की, इक्वेटर पर पड़ने वाला देश इक्वाडोर। फिर इसके बाद पेरू है। इसके नीचे आते हैं तो चिली, और चिली के इधर जैसे हम घूमते हैं तो अर्जेंटीना से इधर देखते हैं लगे हुए उरुग्वे, ये पराग्वे है, और ये बोलाविया है। तो ऐसे करके हमने एक तो इंट्रोडक्शन किया देशों का। तो देश हमारे हुए 12, जो आप देख सकते हैं लिखे हुए, आप पीपीटी में देखना 12 देशों को। लेकिन मैप, दिमाग में मैप क्यों जरूरी है कि क्वेश्चन, अब देखो इन देशों से 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। नंबर 1, जैसे ब्राज़ील से कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, आपने देखा कि ये सारे देश, मैप अगर माइंड में, तो आपको रटने की कभी जरूरत ही नहीं है। आप देखो ऐसे करते हुए, बिना पहले मैप को स्टडी करो, फिर बिना देखे बोलो कि पहले आ रहा है कौन, फ्रेंच को उठाओ। तो हम देखते सूरी के बाद आ रहा है कौन, गुआना के बाद वेनेजुएला के बाद कोलंबिया आ रहा है, कोलंबिया के बाद इक्वाडोर आ रहा है, और इक्वाडोर के बाद हम देख रहे हैं पेरू नीचे आ रहा है, और पेरू के नीचे चिली है, और चिली के नीचे हम जा रहे हैं तो अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना से लगे हुए एक उरुग्वे है, एक पराग्वे है, और उसके बाद एक बोलाविया है। बट ब्राज़ील से 2 देश टच नहीं करते। इनमें कौन कौन से, चिली की बॉर्डर टच नहीं करता। और दूसरा देश आप देख रहे होंगे, ब्राज़ील से कौन सा देश दूसरा टच नहीं कर रहा है, तो चिली के बाद अगर हम देखें
इक्वाडोर दूसरा देश है जो टच नहीं कर रहा है। आप 2 देशों को माइंड से निकालें तो फिर अपने आप क्लियर हो गया, ब्राजील से टच करने वाले। इसके अलावा अर्जेंटीना की बॉर्डर पे कौन कौन से आते हैं, तो अर्जेंटीना के इधर हम देख रहे हैं चिली है, ऊपर लगा हुआ उरुग्वे है, इसके बगल में उरुग्वे के लगा हुआ पराग्वे है, और पराग्वे के बगल में लगा हुआ बोलाविया, और थोड़ा सा देख रहे हैं ब्राजील, हमने बात की अर्जेंटीना टच करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप दिमाग में मैप को क्लियर कर रखो कि मैप देखेंगे तो आप बिना मैप देखे मतलब फिर उसके बाद जवाब देना शुरू कर देंगे। अब इसके बाद दूसरा सवाल उठता है कि कौन से देश ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड कहे जाते हैं। लैंड लॉक्ड का मतलब जिनकी सीमा जो है ओशियन को टच नहीं करती। तो इसमें आप मैप में स्टडी पहले करो कि मैप में देख रहे हैं कि लगभग सारे देशों की सीमा बॉर्डर को टच कर रही है, लेकिन 2 देश इसमें अभी भी ऐसे हैं जिनकी बॉर्डर टच नहीं करता। तो देखो, एक तो बोलाविया जिसकी बॉर्डर आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर है इसका, ये टच नहीं करता कहाँ, कोस्टल, न तो इसको न इसको। दूसरा देश उसके बगल में लगा हुआ कौन सा, पराग्वे, तो ये भी टच नहीं करता। तो हम कह सकते हैं बोलाविया एक देश हो गया जिसका सीमा टच नहीं करती, और दूसरा कौन सा हो गया, पराग्वे, जिसकी सीमा बॉर्डर को टच नहीं करती। कौन से बॉर्डर को, ओशियनिक वाले बॉर्डर को। तो इस तरह से कोस्टल लाइन से बाहर 2 निकाल देंगे। बाकी सभी देश आप नजर डालिए, बाकी सभी देशों पर सबकी सीमा बॉर्डर को कोस्टल वाले को टच करती है, राइट। तो ये तो हुआ किसके बारे में, इंट्रोडक्शन एक देशों के बारे में, देश कौन कौन से हैं। अब हम इन देशों में ये देख लेते हैं कि इन देशों की जो राजधानी है, कैपिटल, उस पर अब नजर डालते हैं कि कौन कौन सी कैपिटल है। तो इसको भी सामने, इस मैप को सामने रखो। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बड़ा बना देता हूं, इसको मैप को पहले थोड़ा सा बड़ा करके। अब इसको तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देख रहे होगे कि ब्राजील ये इतना बड़ा देश है, तो इसकी राजधानी पहले इसको क्लियर करें। ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासीलिया, नाम से मिलती जुलती है, ब्रासीलिया, ये बिल्कुल बीच में है। अगर ये भी दिमाग में आता है कि कोस्टल बंदरगाह नहीं है, अगर ये कोस्ट पे होती तो हम कह सकते हैं ये बंदरगाह पोर्ट जैसी पोजीशन में है। इसके बाद इसके ऊपर गए, ब्राजील से लगे हुए ऐसे ही फ्रेंच गुआना, फ्रांस की जो टेरिटरी है उसका केने एक राजधानी होगी। ऐसे ही जब हम सूरी को देखते हैं तो इसकी कैपिटल को थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा सूरी को लाने के लिए, क्योंकि इसकी राजधानी, अब देखिए इसकी कैपिटल को अगर हम देखें सूरी की को, तो ये है पैरामेरिवो, लेकिन ये कोस्टल पोजीशन पे है। सूरी की कैपिटल कोस्टल, गुआना की जॉर्ज टाउन, ये बंदरगाह, ये भी बंदरगाह है। इसके बाद वेनेजुएला की कराकस, ये भी पोर्ट। लेकिन कोलंबिया की राजधानी देख रहे होगे आप, अंदर में है, इसका मतलब ये बंदरगाह नहीं है। क्वेश्चन में अगर ये रख देता है कि निम्न में से किस देश की राजधानी बंदरगाह नहीं है, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। केवल मैप में पहले लोकेशन को जज करो कि कौन कौन कोस्टल में दिख रहा है। कोस्टल में तो बंदरगाह है, अंदर में है तो वो बंदरगाह नहीं है। इसके बाद इक्वाडोर, ये देखिए इक्वाडोर अंदर में है, कैपिटल इसकी राजधानी क्वेटो जो है ऊंची, क्योंकि यहाँ एक माउंटेन है, एडीज नाम से रेंज है, तो वो काफ़ी सरफेस से काफ़ी सी लेवल से ऊंचाई पे पड़ती है, जिसका नाम क्वेटो है। कोलंबिया की बोगोटा आपने देखी। पेरू की कैपिटल लीमा, ये कोस्टल में दिख रही है। इसके बाद चिली कोस्ट से हटके है थोड़ा सा, तो ये कोस्टल में नहीं कहेंगे, सेंटियागो। इसके बाद हम देख रहे हैं अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, उरुग्वे की मोंटेवीडियो, दैट्स इंपॉर्टेंट कैपिटल, क्योंकि हम बाद में जब बात करेंगे कि इन देशों का एक संगठन बना था मर्कोसुर, उसका हेडक्वार्टर यहीं पर था, मोंटेवीडियो में, उरुग्वे की कैपिटल है। अब एक चीज़ ये भी देख रहे होंगे कि ये तीनों कैपिटल्स, सेंटियागो और आगे देख रहे हैं ब्यूनस आयर्स और फिर उरुग्वे की है मोंटेवीडियो, अगर एक लाइन बनाए तो सीधी लाइन में आ रही हैं। तो कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछ ले कि मैप दे दिया, बताओ यहाँ किन देशों की राजधानी इस लाइन में आएंगी, तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। ये एक जो है यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक गल्फ बनी हुई है, उस गल्फ के एक साइड में मोंटेवीडियो है और दूसरी ब्यूनस आयर्स है। उसके बाद हम देख रहे हैं पराग्वे, इसका थोड़ा स्पेशल सा नाम दिखेगा पराग्वे का, असनसियान पराग्वे की कैपिटल है। बोलाविया, इसकी राजधानी देख रहे हैं लापास, तो ये इसकी लापास कैपिटल है। और इसके बाद बाकी हमारी जितनी छोटी टेरिटरी, जैसे हमने देखा कि अभी जैसे एक टेरिटरी यहाँ पर है, कौन सी, ये आप देख रहे होंगे कि जिसको फॉकलैंड,
पोर्ट स्टानले, ये इसकी कैपिटल है। तो ये हुआ कैपिटल। लेकिन कैपिटल के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट सिटी, मैंने बताया कि पॉलिटिकल मैप में हम प्रमुख शहर को भी देखेंगे, तो उनमें दो इंपॉर्टेंट सिटी अभी मैं तुम्हें बताता हूँ जिनका काफ़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आता है। कि जैसे हम पर्यावरण जब पढ़ते हैं एनवायरमेंट में, तो हम पढ़ते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ था जिसको रियो समिट कहते हैं, रियो सम्मेलन। तो रियो सम्मेलन जब हम बात करते हैं पर्यावरण का, तो ये सम्मेलन 92 में अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट कहलाता है, पर्यावरण का इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कहलाती है। और इस रियो वाला पूरा नाम रियो डी जेनेरो, ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये ब्राज़ील का शहर है रियो, एक इंपॉर्टेंट सिटी ब्राज़ील का जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई। इसी तरह से दूसरा पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक समझौता हुआ था जिसको हम कहते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल, कार्टाजेना का एग्रीमेंट। तो कार्टाजेना एक जगह सिटी का नाम है जहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें स्पेशली जो बायोडाइवर्सिटी से संबंधित एग्रीमेंट था। और किससे जुड़ा हुआ था कि ऐसे जो हम जीव बनाते हैं मॉडिफाइड करके, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करके अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, जैसे सीड बनाते हैं, और उस सीड को जब एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे देश में उसके नेटिव सीड्स को प्रॉब्लम हो सकती है, नेटिव प्लांट्स को प्रॉब्लम हो या वो खतरा हो, तो उसमें ये समझौते में तय किया गया कि अगर कोई भी प्रजाति दूसरे देश को नुकसान पहुँचा सकता है, यानी उसका जो ऑर्गेनिज्म जो उन्होंने मॉडिफाइड करके बनाया है, तो वो उसको रोक सकता है, यानी अपने यहाँ लाने से, ट्रेड करने से उस पर रोक लगा सकता है। तो उस प्रोटोकॉल को हम कहते हैं कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल कब हुआ? ये प्रोटोकॉल 2002 में हुआ था, 2000 में। इसको इफेक्टिव रूप से लागू किया गया था 2003 में। भारत ने भी इस पर साइन किए हुए हैं, तो भारत भी इस प्रोटोकॉल का एक पार्ट है, राइट। तो इस तरह से ये दो इंपॉर्टेंट सिटी जो हमने देखे, महत्वपूर्ण शहर, तो ये हुआ। अब चूंकि हम इसके आगे सेगमेंट में इसको हम सब डिवाइडेड करके चलेंगे वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबा आपको थोड़ा सा हेक्टिक बना सकता है, इसी वजह से इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है पॉलिटिकल से ही जुड़ा हुआ, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज के बारे में, दूसरा यहाँ पर जो करेंसी है, किन कौन देशों की कौन कौन सी करेंसी, उसके बारे में, तीसरा यहाँ पढ़ेंगे यहाँ की फेमस सिविलाइजेशन जो इनका सिविलाइजेशन है उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी यहाँ सिविलाइजेशन रही है, और चौथा यहाँ पर किस तरह से यूरोपियन ने आकर के इस क्षेत्र को ऑक्युपाइड किया था। जैसे भारत में ब्रिटिश पहुँचे थे, ऐसे यहाँ पर भी किस तरह से फ्रेंच, स्पेनिश या दूसरे अदर ब्रिटिश जो यूरोपियंस हैं उन्होंने इसको ऑक्युपाइड किया। और इसके अलावा बाकी यहाँ क्षेत्रीय संगठन जो मर्कोसुर, जिसका मैंने अभी चर्चा की थी, उसके बारे में जानेंगे। एक बात और बस इसके बारे में ध्यान रखना कि इनमें से जैसे हम जानते हैं इस पूरे रीजन को खोजने वाला, नई दुनिया को, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाले रीजन को, तो वो कोलंबस था। और कोलंबस ने जो यात्रा की थी, इटली का यात्री कोलंबस, ये 1492 में निकला था भारत को खोजने के लिए। लेकिन भारत को खोजने की बजाय ये यहाँ आ गया, इस साइड में यूरोप से या कैरिबियन सी वाले आइलैंड्स पर। तो इस तरह से उसने अपने जीवन काल तक वो ये मानता रहा कि मैंने इसे खोज लिया है, इंडिया को। इसलिए ये वेस्ट इंडीज वाला जो रीजन कहा जाता है कैरिबियन सी में, वो रीजन, उसका इंडीज कहने का पर्पज यही था कि वो भारत को लेकिन बाद में पता चला कि इंडिया का रूट ये नहीं था। तो कोलंबस को रिस्पेक्ट देने के लिए एक देश कौन सा है जिसका नाम उसके नाम पर रखा गया है, तो वो साउथ अमेरिका का देश आप देख रहे हैं, कोलंबिया, जिसकी राजधानी कौन सी है? बोगोटा, उसकी कैपिटल। तो उसका नाम किसके आधार पर रखा है? कोलंबस के आधार पर। लेकिन अगले सेगमेंट को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें ये मैप की स्टडी चाहता हूं कि आप लोग अच्छी तरह से इसकी राजधानी जो मैंने बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको ठीक से पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।